स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29। 16 तारीख की वर्कशीट है, 16 सितंबर की। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ। सबसे पहले अगर बात की जाए स्टेप बाय स्टेप कौन से कार्य हुए, तो सबसे पहले हुई थी फ्रांसीसी क्रांति इन 1789, जो कि आपने 9th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ी है। इसके अलावा नागरिक संहिता 1804, वियना की संधि 1815, उदारवादियों की क्रांति 1848, वहीं जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 71 तक, और इटली का एकीकरण 1859 टू 1871। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले अगर फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए, तो जो हम 9th क्लास में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए ताकि लोग अपने आप को एक ग्रुप में समझें। क्योंकि अगर लोगों के बीच में अपनेपन की भावना नहीं आएगी, सामूहिकता की भावना नहीं आएगी, तो कोई भी क्रांति नहीं हो सकती। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया। 1804 की जो नागरिक संहिता थी, जिसको नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नेपोलियन ने पूरे यूरोप में, फ्रांस में ऐसे अनेक परिवर्तन किए जिससे कि उसको मॉडर्नाइज किया, आधुनिक किया। इसको हम उदारवाद की नीति भी कह सकते हैं कि उसने काफ़ी ऐसे स्टेप उठाए जिससे कि जो फ्रांस, यूरोप था, वो और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो सके। वहीं अगर फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए, तो संविधान आधारित शासन चाहते थे ये लोग। क्यों हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? क्योंकि दे वांट कॉन्स्टिट्यूशन, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचारों पर यह आधारित था। तो वही नहीं, इन्होंने किया क्या? इन्होंने अपना खुद का एक नया झंडा बनाया, नेशनल असेंबली। या 9th क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि कैसे इन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया। वही आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त करके माप तौल की एक समान व्यवस्था लाए ताकि सब जगह इक्वल ट्रेड हो सके। तो वहीं फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा के रूप में अपनाया गया। अगर बात की जाए 1804 की, जिसको नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, नागरिक संहिता, तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई। बहुत बड़ा स्टेप था नेपोलियन के द्वारा कि बाय बर्थ किसी के पास कोई भी पावर नहीं होगी। अगर आपके पास स्किल है, कौशल है, तो आप सारी चीजें अडॉप्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे, संपत्ति पर सबका अधिकार होगा। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया जाएगा, अर्थात शक्तियों को बांटा जाएगा। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, किसी एक व्यक्ति के पास सारी अधिकार नहीं होंगे, भूमि नहीं होगी, सब में इक्वली डिवाइड होगा। भूदासत्व या जागीरदारी शुल्क से मुक्त किया जाएगा, और शहरों में काम करने वाले कारीगरों को श्रेणी संघों में बांटा जाएगा। उनको संघों का जो नियंत्रण था उनके ऊपर वो हटा गया, उनके पास शक्तियां आ जाएंगी। तो काफी मॉडर्न स्टेप थे जो नेपोलियन ने उठाए। वहीं अगर उदारवादी राष्ट्रवाद की बात की जाए, तो इन मतलब ऑलमोस्ट सेम है, पर स्टेप बाय स्टेप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत हुआ उदारवाद राष्ट्रवाद में। संविधान आधारित शासन आया, जहाँ पे संविधान सर्वोपरि होगा। संसदीय सरकार लाई गई, यानी कि प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जैसे कि भारत में हम जिसको वोट देते हैं वो आगे जाके हमारे लिए रूल करता है। विशेषाधिकार समाप्त किए गए, कानून के समक्ष समानता लाई गई, मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। जी हाँ, महिलाओं को तो बहुत बाद में इन्होंने अधिकार दिया, और इसमें भी इन्होंने सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों में विभाजन किया। ये भी हम सब पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो मताधिकार तो मिला, लेकिन सबको नहीं मिला। मुक्त बाजार व्यवस्था लाई गई, और वस्तुओं और सेवाओं पर जो प्रतिबंध था, जो टैक्स वगैरह लगाए जाते थे, वो समाप्त किए गए। तो काफी कुछ, ऑलमोस्ट जितने भी ये 3 क्रांति हमने पढ़ी, ये ऑलमोस्ट सारी सेम ही थी। तो थोड़े थोड़े अलग अलग परिवर्तन थे। तो अगर इनके प्रश्नों की बात की जाए, तो सबसे पहला प्रश्न, 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं की बात करें, तो हम पढ़ लेते हैं भाई 1804 की नागरिक संहिता। तो ये रही जी। सबसे पहले तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, कानून के समक्ष समानता और संपत्ति का अधिकार दिया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को लागू किया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कराया गया। प्रश्न दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत बनाया? तो देखो, अगर फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने आरंभ में ही बहुत ऐसे कदम उठाए, जैसे कि उन्होंने संविधान आधारित शासन बनाया, जैसे कि अगर हम बात करें, नया झंडा बनाया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे टॉपिक पे काम किया, नेशनल असेंबली बनाई,
आयात निर्यात शुल्क हटाया और माप तौल की एक समान विधि अपनाई, और साथ के साथ फ्रेंच को अपनी साझी भाषा बनाया। सारे आंसर आपकी वर्कशीट में ही अवेलेबल हैं। तीसरा, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं, तो ये रही हमारी उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं। तीसरा टॉपिक जो आज हमने पढ़ा, सहमति पर सरकार बनेगी, राजतंत्र समाप्त होगा, संसदीय प्रतिनिधित्व होगा, विशेषाधिकारों का अंत होगा, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, मताधिकार का अधिकार होगा लेकिन सबको नहीं होगा, मुक्त बाजार व्यवस्था होगी और बाजार पर लगने वाले शुल्क समाप्त होंगे। प्रश्न चौथा, फ्रांसीसी क्रांति ने किन विचारों से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? तो देखो, अगर बात करी जाए, मैं अपनी से करूं, वैसे मैं चाहूंगी सब बच्चे अपने अपने टॉपिक्स बताएं, तो अगर मैं कहूं तो मैं फ्रांसीसी क्रांति के जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार हैं उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हूं, क्योंकि एक मानव के मूल अधिकार, यानी कि जो बेसिक अधिकार है कि आपस में मिल के रहें, शांति से रहें, इक्वली अगर हमें रहना है तो इन अधिकारों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।